Okay, hello everyone. Welcome. Okay, am I audible and visible? Hi Dinesh. Good afternoon. Am I audible and visible? Type in a yes in the chat box. Okay, I have. Good afternoon, Rajesh. Yes, sir. Audible, visible? Good afternoon, Sayan. Visible also. Very good. Acha. Acha, and uh, the presentation is also visible. Please tell me. This presentation, is it visible too? Presentation also visible. Good. Very good. चलो बहुत अच्छा. तो ready for a ride today? हाँ? आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कंक्लूजन एंड इन्फरेंस. हाय निखिल, गुड आफ्टरनून, नमस्कार. साइजा, हाय. प्रतीक्षा, हेलो. हाय अशोक. अशोक देखिए, अशोक एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर वो सिंसियरली इस बार प्रिपेयर करेंगे तो हो पाएगा कि नहीं पाएगा. और ये शायद हम आप लोग हर कोई जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये कभी ना कभी आता है, राइट? तो इसके ना मैं दो पहलू पे, दो लेवल पे आंसर दूंगा. पहली बात तो ये है, और ध्यान से सुनिएगा, हर कोई सुनिएगा इस बात को, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग है आज के सेशन से. बट यही तो फायदा है ना, जब हम लोग मिलेंगे तो ऐसी बातें होगी, तो शायद मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ फायदा मिले और आप लोग अपने लाइफ को, अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा बेटर अरेंज कर सको. तो दोस्तों, पहली बात, जब भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने जा रहे हैं तो एक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि ये 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम नहीं है, हमारे ग्रेजुएशन के सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं है, राइट? तो देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. तो इसमें जितना, उसमें क्या है कि आपने पढ़ाई किया, आपने हार्डवर्क किया, अपने सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई किया, आपका एक नंबर तय है, राइट? आपने सारे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पिछले साल आए हुए हैं वो देख लिया, तो आपका वो नंबर आना तय है. 80% 90% आपको आ जाएगा. ग्रेजुएशन में जाके 70% आ जाएगा. थोड़ा सा कमी आता है ग्रेजुएशन के सेमेस्टर एग्जाम्स में. आजकल तो वहां पे भी नंबर ज्यादा आने लगे, बट ओवरऑल. अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, ये जो है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, अच्छे से पढ़ाई करना, किस तरह के पेपर पैटर्न आए हैं, ये सारा जो है ना, हाइजीन है. हाइजीन समझते हो? ये तो करना ही करना पड़ेगा. पर क्या इसी से आपकी सक्सेस तय होगी? क्या ये इनफ है आपके सक्सेस के लिए? नहीं. क्यों नहीं है? वाई? बिकॉज आपका यहां पे सक्सेस का डेफिनेशन ही कुछ और है. 80% नहीं है, 90% नहीं है. आपका यहां पे सक्सेस का डेफिनेशन है कि आपको बाकियों से अच्छा, बाकियों से बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा. अब जैसे एक मिसाल के तौर पे, जब हम लोग 10th के एग्जाम या ग्रेजुएशन के एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स में जाते हैं, वहां पे 10 क्वेश्चन रहता है. 8 क्वेश्चन करके भी आ सकते हैं, तो भी हमें लगता है कि यार 75 तो मिल जाएगा, वो 10 नंबर का जो क्वेश्चन छूट गया वो छूट गया. अब यहां पे हो सकता है यहां पे भी छोड़ के आना पड़े, और छोड़ना पड़ता ही है काफी सारे सेक्शन में. लेकिन द पॉइंट हियर इज कि आपका स्कोर जो है बाकियों से क्योंकि बेटर होना पड़ेगा, तो जो चीजें बाकी नोटिस नहीं कर पाते, आपको वो नोटिस करना पड़ेगा. आपको वो मार्जिनल इंक्रीज करना पड़ेगा. और वो मार्जिनल इंक्रीज के लिए दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सिर्फ सिंसियरिटी और हार्डवर्क वो तो चाहिए ही चाहिए. वो उससे ऊपर भी एक चीज चाहिए, और वो है योर एबिलिटी टू फाइंड सोल्यूशन. दोनों लेवल पे.
पेपर के लेवल पे मतलब समझते हो कि कौन से क्वेश्चन को पहले करे, कौन से क्वेश्चन को बाद में करे, ताकि मेरा स्कोर मैक्सिमाइज हो, राइट? वो है पेपर पे लेवल पे। और क्वेश्चन के लेवल पे आप एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हिसाब से अप्रोच करते हो, या जैसे हम लोग मेमोरी बेस्ड अप्रोच से अप्रोच करते हैं, क्योंकि हमारे सेमेस्टर एग्जाम 10th और 12th ये सारे जगह पे हम मेमोरी बेस्ड अप्रोच से अप्रोच करते हैं। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। 5 मिनट ले रहा हूं आज क्लास से स्टार्ट से पहले, क्योंकि जो क्वेश्चन अशोक ने यहाँ पे मुझसे पूछा है वो रेलेवेंट है आप सबके लिए। देखिए एक चीज, हमारे जितने भी एकेडमिक एग्जाम होते हैं ना दोस्तों, मैं लिख के ही बता रहा हूं आपको, एकेडमिक एग्जाम होते हैं ना, उसमें आप मेमोरी बेस्ड पेपर देते हो, ठीक है? मतलब क्या है, आप मेमोरी बेस्ड पेपर, मतलब पेपर मेमोरी बेस्ड नहीं आया है, आप जब उसको सॉल्व करते हो तो आपके मेमोरी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होता है। अनटिल अनलेस आपके इंजीनियरिंग के, अगर आप इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स जिसमें मैथ्स होता है, लेकिन ज्यादातर जगह पे थ्योरी होता है, राइट? ज्यादातर जगह पे आपको थियोरेटिकल एग्जाम से ही 60% तो मिल जाता है। आपका जो प्रैक्टिकल है, आपका जो न्यूमेरिकल है, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे ग्रेजुएशन में बहुत कम कर दिया गया है। इवन इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं जिसमें वो ज्यादा होना चाहिए, हमें इंजीनियरिंग में भी ज्यादातर कॉलेजेस में सेमेस्टर एग्जाम में क्या न्यूमेरिकल आएंगे वो दे देते हैं और वो रट्टा मार के हम लोग चले जाते हैं। आपने किया है मैं नहीं बोल रहा हूं, बट बहुत लोग कर लेते हैं, और इसके वजह से 70-80% भी मिल जाते हैं, राइट? तो आपने देखा भी होगा इसके वजह से जो अच्छा इंजीनियर है, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंजीनियर है, वो हो सकता है 60% उसको मिला था अपने सेमेस्टर एग्जाम में, लेकिन आज के डेट पे 5 साल बाद, 6 साल बाद वो अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो काम के सेगमेंट में अच्छा कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ हिज माइंडसेट। तो जो टॉपर था, लेकिन जो टॉपर था उसमें से कुछ टॉपर ऐसे हुए थे जो कि रट्टा मार के चले गए थे और अच्छा नंबर लेके आए, लेकिन आज के डेट में वो भी वही एवरेज ही कर रहे हैं अपने लाइफ में। दैट इज द डिफरेंस। तो आपका स्ट्रेस होता है आपके मेमोरी पे ऊपर, क्या आपके नॉलेज पे है, विच इज ओके। एकेडमिक के लिए आई हैव नथिंग टू से, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खास करके बैंक के एग्जाम के लिए और खास करके एसबीआई के एग्जाम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और आई एम श्योर इस साल आईबीपीएस क्लर्क भी उसी राह में आगे बढ़ेगा, वो ये है कि एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ ऑलरेडी उस राह पे चले गए हैं, आईबीपीएस क्लर्क उसमें जा रहा है, राइट? एक साल पीछे चलता है ना आईबीपीएस क्लर्क, अगर देखा जाए तो इन द नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्जाम सबसे आगे रहता है एसबीआई पीओ ट्रांसफॉर्मेशन में, उसके बाद एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एंड देन आईबीपीएस क्लर्क। ये होता आया है, आगे जाके चेंज भी हो सकता है। यहां पे आपका जो फोकस है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेशन पे, और इसकी आपको एग्जाम्पल भी मिल रहे हैं। इवन आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो डायरेक्ट नॉलेज से ना होते हुए धीरे धीरे वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड नॉलेज पे चला गया है। तो आपकी जो हार्डवर्क है जिसमें प्रैक्टिस मौजूद है, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मौजूद है, वो तो रहता ही रहता है, लेकिन आपके हार्डवर्क को गलती से भी मेमोरी ओरिएंटेड सॉल्यूशन फाइंडिंग में मत लगाइएगा। ये मैंने बहुत सारे बच्चों की आज के डेट पे मैंने गलती देखी है होते हुए। वो क्या करते हैं, इसको भी, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी ट्रीट करते हैं एज इफ दे आर योर एकेडमिक एग्जाम, और क्या करते हैं कि हजारों के तादाद में क्वेश्चन कर लेते हैं और सोचते हैं कि मैं मैच कर लूंगा, ये वाला टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं ये कर लूंगा, राइट? सो rather than focusing on their core concepts and ability to build solution out of that by themselves, they are more focused towards creating templates for answers as if it is a match the following game going on, just like academic exams. बट दोस्तों एक बात सोचो, जो इतना रीजनिंग ओरिएंटेड पेपर है, इतना लॉजिक ओरिएंटेड पेपर है, उसमें ऐसे टेम्पलेट से करना कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। रैदर देन उससे अच्छा ये नहीं है टू प्रैक्टिस को इस डायरेक्शन पे मोड़ो कि खुद से सॉल्यूशन आना चालू हो जाए, राइट? आपकी खुद की सॉल्यूशन के टेक्निक्स डेवलप होना चालू हो जाए। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो ये पार्ट है, टू लेवल
कभी इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा अगले सीजन के लिए। अभी क्योंकि आप लोग एकदम एग्जाम से बहुत क्लोज हो, इसीलिए मैं इसका एप्लीकेशन आपको बता देता हूं ताकि आप इसको फोकस करके नेक्स्ट 15 दिन में आपके लिए कुछ अच्छा कर पाओ। 2 लेवल सॉल्यूशन ओरिएंटेशन, एक है पेपर लेवल पे, मतलब मैक्रो लेवल पे, जहां पे कौन सा क्वेश्चन चूज करोगे, किस ऑर्डर में चूज करोगे ये डिसाइड करते हो। और एक है क्वेश्चन लेवल पे। क्वेश्चन लेवल पे रैदर देन फोकसिंग ऑन ऐसा क्वेश्चन आपने देखा था कि नहीं, फोकस ऑन इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, राइट। और उसमें आपने जो जो प्रैक्टिस किया है, जो भी देखा है, वो जो उसकी मेमोरी है ना, वो काम आएगी, लेकिन वो सॉल्यूशन ओरिएंटेशन में काम आएगी। आज के डेट पे ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, नॉलेज के ओरिएंटेशन में काम आने की जरूरत कोशिश करते हैं, जैसे एकेडमिक एग्जाम में होता है। आपकी गलती भी नहीं है, हमें स्कूल सिस्टम से, कॉलेज सिस्टम से ऐसे ही तो सिखाया गया है। हमारा कॉलेज सिस्टम जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होना चाहिए तो वो भी नहीं है। तो मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन दोस्त वो नेचर आपका यहां पे काम नहीं आएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उस नेचर की वजह से ही आप इतना गुमराह रहते हैं प्रिपरेशन के दौर पे। आपको हमेशा अपने ऊपर एक क्रिटिकल फीलिंग आती है कि मैंने शायद पढ़ाई अच्छी से नहीं की, मैंने शायद पढ़ाई कम की है। बिकॉज हमारे दिमाग में ना एक बहुत गलत परसेप्शन घुस गया है कि डूइंग मोर इज डूइंग गुड। नो यार दोस्त, 24 घंटा सबके पास होता है। तो एक बंदा एलन मस्क, एक बंदा नरेंद्र मोदी और एक बंदा हम क्यों हैं? The difference is that they use their time smarter in a smarter way, and we use it in donkey work. तो डोंकी वर्क नहीं करना है। और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मामले में डोंकी वर्क क्या होगा? अगर आपने हजारों प्रैक्टिस की है लेकिन अपना सॉल्यूशन ओरिएंटेशन दिमाग नहीं खोला है, you are trying to memorize the solution of the problem, that's not going to work because numerous permutation combination होते हैं एक लॉजिक को शोकेस करने का आपके सामने। आपका दिमाग नहीं खुलेगा तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, राइट। सो अशोक, आपके क्वेश्चन का आंसर है हाँ, हो सकता है, लेकिन इस तरह से ही करना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं मैंने क्या बोला था। ये जो अभी एक एग्जांपल दूं, लोग जिनको पता नहीं है वो बोलेंगे कि सर मैं 10 क्लास में कितना सीख लूंगा। सो देखो, गलत ओरिएंटेशन क्या है। हमेशा हम टाइम को, नंबर ऑफ क्लासेस को हम अपने नॉलेज के साथ या कितना हमने क्वांटिटी किया उसको हम अपने नॉलेज के साथ कंपेयर करते हैं। यार दोस्त, इस तरह से होता तो आइंस्टाइन बनने के लिए, स्वामी विवेकानंद बनने के लिए तो इतना टाइम चाहिए था, जो कि एक इंसानी इंसानी टाइम फ्रेम में पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारा दिमाग भी उस स्तर का है, लेकिन उसके कम स्तर के दिमाग में भी तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं ना, जो हमारे आसपास के लोग करते हैं, राइट। तो टाइम को, अमाउंट को क्वालिटी के साथ एसोसिएट मत करो। जब आप एक दिन 6 घंटा पढ़ो, लेकिन उस 6 घंटे से आपने क्या निकाला, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। 12 घंटा पढ़ा, उसमें आपका अब थकान पूरा हुआ, लेकिन आपके दिमाग का लेवल स्तर वहीं पे रह गया, तो दैट इज यूजलेस। 6 घंटा पढ़ा, दिमाग का स्तर 5% उठा, दैट्स गुड, राइट। ओके, ठीक है, होपफुली इट इज क्लियर नाउ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। उससे पहले अमित का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, व्हाट इज योर टेक ऑन एसबीआई पीओ प्रीलिम दिस ईयर? यार ऑब्वियसली टफ होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, और यहीं पे तो ये सब काम आएगा। इसीलिए मैंने जो 3 बोनस ऐड किए ना, वो इसलिए भी किए हैं क्योंकि मैं चाहता हूं एसबीआई पीओ के लिए मैं तुम्हें एक और लेवल का जो है एप्लीकेशन प्रोसेस दिखा दूंगा ये 10 के बाद। ये क्लर्क में इसके लिए चाहिए नहीं होगा, बट एसबीआई पीओ मेंस में आपको काम आएगा। यस अशोक, आई एम अ बंगाली, राइट। आर्यन, ये सब प्रैक्टिकली कैसे करे? देख भाई, मैं एक बात बताऊं, अगर आप मेरे को, जैसे मैं रेगुलरली अब आप लोगों से मिलता ही रहूंगा, राइट। अभी मैं इस पीरियड के लिए तो कोई ऐसा कोई स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन का बनाना पॉसिबल नहीं है। अभी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, अगर क्लर्क मेंस आप लोग टारगेट कर रहे हो, ये 10 क्लासेस अच्छे से करो और मॉक दो, एनालाइज करो, वही आपका प्रैक्टिस है। इसके ऊपर कहीं कहीं जहां जहां पे आपको दिक्कत है वो क्लासेस आप जाके देख सकते हो। वो मेरे YouTube
से भी हो सकता है, यूट्यूब के लेक्चर से इंग्लिश के मामले में, या क्वांट और रीजनिंग के मामले में किसी जिसको आप फॉलो करते हो उससे भी हो सकता है। बट उतना ही, इससे ज्यादा आपका वीडियो में इन्वेस्टेड करना वुड बी नॉट वेरी एडवाइजेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। जिस एरिया में जरूरत है उस एरिया को करो। मॉक एक दिन दो, अगले दिन एनालाइज करो, मॉक एक दिन दो, अगले दिन एनालाइज करो। ये है एसबीआई क्लर्क कि जो अगले 15 दिन की ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सो मेजर आपका काम क्या होगा? एक दिन में एक मॉक, अगले दिन में उसकी एनालिसिस करनी कैसे है, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में, जो मेरा पिछला यूट्यूब में लाइव मॉक वाला सेशन था उसमें मैंने ऑलरेडी लिया है, उसको देख लेना, ठीक है। ये करो, ये तुमको जितना इंपैक्ट देगा उससे ज्यादा इंपैक्ट और कुछ नहीं देगा। सीआर के लिए ये वाले क्लासेस करो, और मैं जो प्रैक्टिस बोलूंगा सिर्फ उतना करो। देखो, मैं ज्यादा में विश्वास ही नहीं रखता। आई फील जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उनको पता नहीं है क्या करना है, इसीलिए बहुत ज्यादा बोलते हैं कि सब कुछ कर लो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, राइट। और अगर आखिर में नहीं होगा तो ब्लेम तो बच्चे अपने आप को ही करेगा कि यार मैंने सारा कुछ नहीं कर पाया। लेकिन कभी कभी तो ये भी इंपॉर्टेंट है देखना कि सारा कुछ करना पॉसिबल भी है कि नहीं, वो 12 घंटा 13 घंटा जो भी मैं पढ़ाई का टाइम दे रहा हूं, तो मैं जितना दूंगा उतना इसको सिंसियरली देखो, इसको पूरे तरीके से समझो। अगर इन क्लासेस को 2 बार देखना है, देखो, क्रिटिकल रीजनिंग की बात कर रहा हूं, यही लागू होता है दूसरे कोई एरिया में जिसमें आपको आइडिया नहीं है। ऑब्वियसली आपको 60-70% चीजों की तो आइडिया आ गई है अभी, उसमें तो सिर्फ मॉक और एनालिसिस ही काम आ जाएगा, जिस तरह से मैंने बोला है एनालिसिस करने को। बट बाकी 20-30% के लिए जो सीआर में कर रहे हो वो ही वहीं पे करो, और लिमिटेड प्रैक्टिस करो, फोकस प्रैक्टिस करो अपने दिमाग को चलाने के लिए, राइट। इतना करो। जीए को तो अलग से आप लोग कर ही रहे हो, उसके लिए जीए का जो भी आपको गाइडेंस मिल रहा है उसको फॉलो करते रहो। दिन में 1 घंटा जीए, जो भी आप जैसे भी कर रहे हो कंपेंडियम से, वो अलग बात है। मैं सिर्फ ये तीनों सेक्शन की बात कर रहा हूं। और इसके बाद जब आप करोगे ये जो ये इतना सा सीआर प्लस योर वीक एरियाज, ठीक है, इसमें वीडियो लिमिटेड, सीआर में तो मेरा ही सिर्फ, और इंग्लिश में जितना मैंने यूट्यूब में अभी करवा दिया ना, दैट इज मोर देन एनफ फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। उसके बाद प्रैक्टिस, राइट, ओके, और मॉक दो। ये है आपका स्ट्रैटेजी क्लर्क मेंस तक, इससे ऊपर आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, करेक्ट। सेकंड, अगले सीजन के लिए क्या करना है, उसके लिए मैं एक डिटेल्ड में क्लास लाऊंगा, ये सारा कुछ हो जाए उसके बाद, ओके। तो आर्यन, वो आपका वहां पे आंसर हो जाएगा। Nia is saying language translation. 1 second where. और अशोक, और भी ज्यादा हो, अभी अभी क्लैरिटी आएगी, यू सी, आई टेल यू। ओके निया, आई एम नॉट, आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट दैट लैंग्वेज वो वाला फीचर, बट एज ऑफ नाउ आई यूज, okay, so now we are into today's session. एक सेकेंड, आई विल जस्ट सेट इट अप वंस। आपका चैट विंडो, हाँ यहाँ है आपका चैट विंडो, ठीक है, राइट। चलो, लेट्स मूव ऑन। हम लोग स्टार्ट करेंगे। होपफुली यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड यस्टरडेज क्लास। अगर आप लोगों ने अभी, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अभी देखो, इन दिस क्लास देयर हैड बीन hundreds of people who have joined this course, right? ये जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है ना, ये कितना हार्म करता है हमें, यू आप लोगों को तो पता है, लेकिन यू आर दोज हु हैड जॉइंड दिस कोर्स knowing that this would benefit them a lot, right? They are so confused with problem of plenty कि एक दिन यहां पे लाइव करेंगे, दूसरे दिन दूसरे जगह पे लाइव करेंगे, फिर हॉच पॉच करेंगे, एंड देन दे वुड गेट मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड, राइट। या तो फॉलो करो एक को, या तो मत करो, लेकिन जो करो वो फोकस करके करो, ये है हमारा मोटो, ठीक, राइट। अब
हमारा पहला चीज जो है वो आज हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं इससे। राजू, अगर इसको आपको वेस्ट ऑफ टाइम लगता है तो आप क्लास मत अटेंड कीजिएगा, है ना। ठीक है, किसी को जरूरत है इसीलिए बोल रहा हूं, है ना। ठीक है, अभी मैं मैसेज सारे को बंद कर रहा हूं। जब क्वेश्चंस करना होगा तब आई विल अगेन स्टार्ट। चलो, नाउ ये वाला पार्ट हमने देखा था, वी हैड सीन दिस पार्ट वे इन वेर न इन यस्टरडेज क्लास। इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे बिकॉज इस वाले पार्ट में वी हैड डिस्कस टिल अजम्पशन, यू रिमेंबर। हम लोग कहां तक, यहां तक हम लोगों ने समझा था। एंड आई टोल्ड यू कि कंक्लूजन और इन्फरेंस को हम लोग डिटेल में समझेंगे कल आज के क्लास में। इफ एक्टर्स कंटिन्यू इन देयर 80s दे बिकम लीजेंड्स, ये था हमारे पास प्रेमाइस। ठीक है, राइट। Amitabh is still acting at 83. This was what? This was fact. Okay. Hence, his Indian film Kalki is a super hit. This was the conclusion of the author. Right. And this whole thing, these three together was argument. ठीक है, this three together was argument. हाँ सायन, मैंने आपको ये भी बोला था कि धर्मेंद्र वाले के बारे में सोचो, तो उसके बारे में सोचा एंड देन डिड यू फाइंड समथिंग। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं सायन के साथ कल जो इंटरेक्शन, या आप लोगों के साथ भी दो और एक दो लोगों ने भी बोला था कि सर धर्मेंद्र वाला उस पे कैसे करें, तो धर्मेंद्र वाले पे आ रहे हैं, लेकिन पहले कंक्लूजन को देख लेते हैं। माई कंक्लूजन देखो, हमेशा याद रखिएगा जब अजम्पशन पूछा जाता है, किस तरह से अजम्पशन क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, देखा है। एजम्पशन क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है इस तरह से कि विच अजम्पशन इज नेसेसरी फॉर दिस आर्ग्यूमेंट। तो मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा अजम्पशन नेसेसरी है, तो इसीलिए मैंने क्या बोला था, याद करो कि अजम्पशन हमेशा होता है ऑथर्स अजम्पशन। ठीक है, राइट। ठीक, राइट। कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा सैन, अभी ध्यान से सुनो। ऑथर्स अजम्पशन, दूसरा चीज जो है ये है स्टार मार्क, दूसरा स्टार मार्क। यहां पे जब हम कंक्लूजन मांगते हैं तो देखो ऑथर का कंक्लूजन तो ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट का पार्ट होता है, तो जब कंक्लूजन मांगा जाता है वो किसका कंक्लूजन मांगा जाता है, कंक्लूड कौन करता है या इन्फर कौन करता है, जो रीडर करता है। रीडर कभी भी या लिसनर कभी भी अज्यूम नहीं कर सकता, वो बायसनेस हो जाएगा। हमें अजम्पशन को इन्फर जब करने बोला जाता है तब बोला जाता है कि इस आर्ग्यूमेंट के लिए कौन सा अजम्पशन जरूरी है, तो वो तो ऑथर का अजम्पशन हो गया। लेकिन जब हमें कंक्लूड करना है तो ऑथर का कंक्लूजन तो दोस्त उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, और यही आपकी वर्डिंग भी होती है व्हेन इट इज इनसाइड द पैराग्राफ, व्हाट कंक्लूजन कैन यू इन्फर और व्हाट कैन यू कंक्लूड। जबकि अजम्पशन के लिए वर्डिंग चेंज हो जाता है, व्हाट अजम्पशन इज नेसेसरी फॉर दिस आर्ग्यूमेंट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, अजम्पशन ऑथर का, कंक्लूजन और इन्फरेंस, इन्फरेंस में तो बाद में आऊंगा, इन्फरेंस का जो क्या एम्फीबियन नेचर है उसको भी मैं बाद में बताऊंगा, बट कंक्लूजन वाज डेफिनेटली फ्रॉम योर साइड। तो ऑथर्स अजम्पशन एंड रीडर्स कंक्लूजन, याद रहेगा ये, राइट। ओके, नाउ कंक्लूजन, अमिताभ एक्ट्स इन इंडियन फिल्म्स, ये हो सकता है इसमें से, राइट। इसमें से हम कंक्लूड कर सकते हैं, इन डेटा में से, इस कंक्लूजन में से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वी कैन वी इन्फर कि अमिताभ इंडियन फिल्म्स में एक्ट करते हैं। यस, कल्कि इज अ फिल्म इन विच अमिताभ एक्टेड इन हिज 80s, राइट। ये क्योंकि पूरा जो लॉजिक का आधार है, ये मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, बाई चांस अगर कोई आप में से जो नहीं अटेंड किए थे कल उनके लिए। इफ द एक्टर इन देयर 80s, इट्स इफ एक्टर कंटिन्यू इन देयर 80s दे बिकम लीजेंड्स, और अमिताभ इज स्टिल एक्टिंग एट 83 एंड सिंस इंडियन फिल्म कल्कि इज अ सुपर हिट, राइट।
तो ये जो इसमें एक कंक्लूजन ये है कि कल्कि इज अ फिल्म इन विच अमिताभ एक्टेड इन हिज 80s, राइट? ओके, अब यहां पे इन्फ्रेंस में हम लोग एक चीज आपको फिर से बता दें। याद है कल हम लोग क्या कहा था कि एजम्पशन दो नेचर के होते हैं। एक तो जो कि जनरल होता, जनरल तो दोनों होते हैं, बट जहां पे स्कोप ऑफ अजम्पशन इज ग्रेटर देन द स्कोप ऑफ आर्ग्यूमेंट, राइट? ठीक है, जहां पे स्कोप ऑफ अजम्पशन बड़ा है स्कोप ऑफ आर्ग्यूमेंट से, है ना? ये वाला एजम्पशन आप सबको समझ में आ गया था। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग थे कि जब मैंने वो विराट कोहली वाला एग्जांपल भी यूज किया था, जहां पे मैंने बोला था कि स्कोप ऑफ अजम्पशन इज इक्वल टू स्कोप ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसमें आप लोगों को डाउट हो रहा था। और मैंने बोला था ये डाउट जायज है, लेकिन ये इस डाउट का जो आपको आंसर है वो आज मिलेगा, राइट? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जिसमें मैंने बोला था विराट कोहली हैज प्लेड ऑल द 5 मैचेस, तो उसमें आपको डाउट हो रहा था। वो क्यों डाउट हो रहा था अभी अगले स्लाइड में ही दिखाऊंगा मैं। बट इतना क्लियर है कि अजम्पशन में ये वाला जो पार्ट है ये सबको क्लियर था। वो इसलिए क्लियर था क्योंकि हमने फाउंडेशन वाली बात की थी और उसके साथ आप लोग रिलेट कर पा रहे थे। अब यहां पे आते हैं, जब कंक्लूजन की बारी होती है तब हम इन तीनों सेंटेंसेस को मिला के क्या क्या इन्फर कर सकते हैं वही हम देखते हैं। तो कंक्लूजन इस फॉर्म में, कंक्लूजन इन्फरेंस भी है और एजम्पशन भी इन्फरेंस है इस फॉर्म में, ये मैंने आपको बता दिया था। अब इन्फरेंस और एक होता है, वो क्या होता है? ये दोनों तो इन्फरेंस है ही है, ये दोनों तो हमेशा इन्फरेंस माना ही जाएगा, राइट? और एक इन्फरेंस होता है बिल्डअप केसेस, आर्ग्यूमेंट से बनता हुआ केसेस। जैसे धर्मेंद्र भी एक्ट कर रहे हैं 80s में, तो उनकी फिल्म भी सुपरहिट होगी। अच्छा, पहली चीज जो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि ये डेटा है, ये डेटा है इन्फरेंस, इन्फरेंस का ये ऑब्वियसली इन्फरेंस का ये पार्ट है, राइट? ये डेटा है, इन्फरेंस का ये वाला पार्ट डेटा या फैक्ट है। तो इस फैक्ट को हम यहां पे जब डालेंगे तब क्या देखेंगे कि वो लीजेंड है धर्मेंद्र, और हमें वो जो इफ एक्टर कंटिन्यूज इन देयर 80s, और इसी के बेसिस पे हमने अमिताभ के लिए लॉजिक लगाया था कि उनकी इंडियन फिल्म जो है कल की सुपरहिट होगी, तो धर्मेंद्र भी 80s में कोई फिल्म बनाएंगे तो वो सुपरहिट होगा। ये हम इन्फर कर सकते, बिल्डअप कर सकते फ्रॉम द गिवन आर्ग्यूमेंट, फ्रॉम द गिवन लॉजिक दैट हैज बीन शेयर्ड इन दीज थ्री स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट में जो लॉजिक शेयर हुआ है उसके बेसिस पे, राइट? तो ये वो वाला इंफरेंस हो गया जो कि बिल्डअप केस है, आर्गुमेंट से आगे जाके मैं अप्लाई करके उसको बना रहा हूं, ठीक है? अब इसको ध्यान में रखना। अब हम लोग वापस जाएंगे विराट कोहली वाले एग्जाम्पल में, और जो आपका वो कंफ्यूजन था ना कि सर जब स्कोप इक्वल होता है तब वो अजम्पशन कैसे, उसका मैं एक छोटा सा हिंट दे दूं। जब स्कोप इक्वल होता है तब वो अजम्पशन भी हो सकता है, तब वो कंक्लूजन भी हो सकता है, तब वो इन्फरेंस भी हो सकता है, और ये कोई आपको नहीं बताएगा, बिकॉज दिस अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अगले पैराग्राफ में मैं आपको बता रहा हूं। और यही आपका कंफ्यूजन का रीजन था कल विराट कोहली के केस में। धर्मेंद्र वाला पार्ट, धर्मेंद्र वाला पार्ट क्लियर है? अगर क्लियर है CLR डाल दो अपने चैट बॉक्स में, ठीक है? धर्मेंद्र वाला पार्ट क्या है ना, हमने बिल्डअप किया पिछले जो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, जो ब्लैक में ये आर्ग्यूमेंट है ना, उसी के बेसिस पे डेटा को पुट करके, ठीक? क्लियर ना? अब हम लोग वो वाला पार्ट क्लियर करेंगे जिसमें आप लोगों को कल डाउट था। उससे पहले कंक्लूजन क्या है? फिर कंक्लूजन को अपने प्रॉपर्टी से समझने की तुहिन कह रहे हैं कि सर इससे क्या हम ये इन्फर कर सकते हैं कि ऑल दी अपकमिंग इंडियन फिल्म्स ऑफ अमिताभ विल बी सुपरहिट? हाँ, एकदम कर सकते हैं, क्योंकि उसी के आधार पे, उस आर्ग्यूमेंट के आधार पे हम कर सकते हैं, राइट? हाउ टू आइडेंटिफाई कंक्लूजन थ्रू देयर इट्स प्रॉपर्टीज। एक चीज हमने नोटिस किया बहुत बारीकी से कि कंक्लूजन का जो स्कोप है वो स्पेसिफिक है, उसकी स्कोप जो है वो आर्ग्यूमेंट से या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। यहीं पे ट्रिक है दोस्तों, यहां पे ट्रिक है। लेस तो आपको समझ में आता है,
मैंने जनरल टू स्पेसिफिक कल बात किया था। अगर मुझे जनरल रूल ऑफ ग्रेविटी पता है, राइट, जनरल रूल ऑफ ग्रेविटी पता है, तो मैं उसके बेसिस पे, जनरल रूल ऑफ ग्रेविटी के बेसिस पे मैं एक वेदर आई विल फॉल डाउन और एप्पल विल फॉल डाउन और यू विल फॉल डाउन, ये कंक्लूड कर सकता हूं। ये स्पेसिफिक केसेस है, राइट, ओके। तो रूल ऑफ ग्रेविटी का स्कोप बड़ा है और मेरा मेरा गिरना या एप्पल का गिरना ये स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर टू मी है, पर्टिकुलर टू एप्पल है, राइट। तो स्कोप ऑफ कंक्लूजन इज लेस देन और इक्वल टू वाले केसेस में आ रहे हैं स्कोप ऑफ आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट। अब आर्यन कह रहे हैं कि धर्मेंद्र आउट ऑफ स्कोप नहीं होगा सर। तो पहली बात यह है कि ये इन्फ्रेंस इसलिए मैंने डाला, मैंने कंक्लूजन में डाला नहीं है। इन्फ्रेंस जब हम लोग रूल में बताऊंगा इन्फ्रेंस का, तब आप देखिएगा। यस, देखो इन्फ्रेंस को इस तरह से समझना दोस्तों। इन्फ्रेंस मैंने क्या दिखाया आपको, डायग्राम में भी दिखाया ना। अजम्पशन और कंक्लूजन इन्फ्रेंस है, एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट इन्फ्रेंस को कहते हैं। और तीसरा होता है बिल्डअप केसेस, एनालॉगस केसेस, एनालॉगस केसेस, राइट। इनको हम लोग इन्फ्रेंस में डालेंगे, ठीक है, राइट, ओके। तो ये जो है धर्मेंद्र वाला है, वो है बिल्डअप केस फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट, तो ऑब्वियसली वो इन्फ्रेंस में आ सकता है ना। इन्फ्रेंस जब हम लोग करेंगे रूल वाला, तब आपको मैं दिखाऊंगा। और ना अभी कंक्लूजन पे फिक्स होते हैं, तो लेस हो सकता है, इक्वल हो सकता है। दूसरा, वो आर्ग्यूमेंट को समराइज करता है या तो पार्शियली या तो फुल्ली। अगर कंक्लूजन, अगर मेरे पास एक ऑप्शन है जो समराइज कर रहा है पूरे आर्ग्यूमेंट को या पार्शियली समराइज कर रहा है, तो उसको हम कंक्लूजन ट्रीट कर सकते हैं। अगर अब यहां पे देखिएगा, यहां पे एक चीज है जहां पे थोड़ा सा अहेड जाके भी, थोड़ा सा वेरिएबल में स्कोप में डिफरेंस होते हुए भी वो कंक्लूजन होता है, और वो क्या है? इफ आर्ग्यूमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, देन द कंक्लूजन कैन बी अ कोर्स ऑफ एक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम से आगे क्या फ्लो हो रहा है और क्या दिक्कतें हो सकती है, या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इनको भी कंक्लूजन ट्रीट किया जाता है। दो, ये वाला पार्ट सही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है। ये जब तक पता नहीं होगा ना, तब तक आप हमेशा, मैं क्यों कॉन्सेप्ट में ये टाइम लगा रहा हूं, बिकॉज अगर ये चीजें पता है तो आपको पता है क्या एलिमिनेट करना है, क्या रखना है। अगर नहीं पता है, हर बार आप व्हील को रीइन्वेंट करने की कोशिश करोगे। तो जो मैंने एजम्पशन का रूल बताया, जो मैंने इन्फरेंस का बताने वाला हूं, या जो कंक्लूजन का अभी बता रहा हूं, इनको इस तरह से आपके दिमाग में फिट कर लीजिए, ताकि आप इसके ऊपर जब ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे या इवैल्यूएट करोगे, तब इनको लगा सको, राइट। नाउ दिस इज दैट नॉलेज पार्ट। नाउ तो ये हो सकता है। एंड फाइनली क्या नहीं हो सकता है? रीस्टेटमेंट या कोई नया वेरिएबल एकदम से आप इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। ठीक, क्लियर, राइट। अब कल वाले क्वेश्चन उस पे आते हैं। विराट कोहली डिड नॉट स्कोर अ 50 इन 5 कंसेक्यूटिव मैचेस, ही इज इन बैड फॉर्म। इससे हमारा अजम्पशन, जो मेन अजम्पशन था, वो था जो ब्रिज कर रहा था दोस्तों इस गैप को। इस दोनों के बीच में गैप क्या है? इस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के बीच में गैप क्या है? ये गैप है कि जो अजम्पशन है बंदे का, ऑथर का, कि हु एनीवन हु डज नॉट मेक 50 इन 5 मैचेस इज इन बैड फॉर्म, राइट। इसको मैं हैंडराइटिंग में वो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। इज इन अ बैड फॉर्म, ठीक, ओके। अब ये जो पार्ट है, ब्रिज जो है, ये जो ब्रिज है हमने किया, ये तो आपका मेजर अजम्पशन है, ये आपका असली अजम्पशन भी बोल सकते हो, ये आपका मेन अजम्पशन भी बोल सकते हो। एक हमने साइड बाय साइड एजम्पशन किया था, क्यों? क्योंकि इसका स्कोप भी, इस एजम्पशन का स्कोप इज मोर देन द आर्ग्यूमेंट का स्कोप, ठीक है। पर इसके साथ साथ हमने ऐसा एक भी किया था जो आपका अजम्पशन भी है, कंक्लूजन भी है, इन्फरेंस भी है, और वो क्या है? दिस वन, विराट कोहली प्लेड ऑल द 5 मैचेस। अभी यहां पे इसी इसी जगह पे लोग पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं।
ऑप्शंस में, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि ऐसे ऑप्शन भी आते हो सकते हैं जो तीनों के लिए सही होंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये तीनों एक साथ क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर एजम्पशन में आपके पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, अगर है भी तो भी आपको यही वाला ऑप्शन मार्क करना है, पहली। दूसरी बात, ये ऑप्शन जो है ये केस टू केस आपको दिया जाएगा, तो कंक्लूजन, और ये लॉजिकल भी है, सोच के बताओ, जिस स्टेटमेंट का स्कोप इक्वल है, राइट, अगर वो आपको क्वेश्चन में दिया गया एजम्पशन और कोई ऑप्शन एजम्पशन नहीं हो पा रहा है, सो देन विच वन विल यू चूज? दिस वन। ठीक। नाउ कंक्लूजन में तो ये डायरेक्ट कंक्लूजन है। कल डाउट क्यों हुआ था? क्योंकि आपका लॉजिक आपको बोल रहा था यार ये तो कंक्लूजन भी हो सकता है सर। आपको डाउट इसलिए हुआ था कल, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। जब लॉजिक से सोचते हो आपको ना टिंकलिंग होती है, और इसलिए मैंने बोला था कि इसको याद रखिएगा, मैं कल इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, राइट। सो दैट इज द रीजन हियर। नाउ यहां पे ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका स्कोप एकदम इक्वल है। स्कोप कैसे इक्वल देखना है ये मैंने कल बहुत क्लैरिटी के साथ डिटेल में बताया है। कल वाला सेशन अगर नहीं देखा है तो देख लेना आज के बाद जाके। बट स्कोप इक्वल वाले जो स्टेटमेंट है वो आपके तीनों हो सकते हैं, राइट। बट एक टाइम पे एक ही जगह पे पूछेगा ना, ठीक, राइट। तो ये इसीलिए आपको डाउट था, क्यों? क्योंकि उसका स्कोप इक्वल था। लेकिन अजम्पशन में पूछा गया तो वो हो सकता है, प्रोवाइडेड ऐसा कोई ऑप्शन ना हो, ऐसा कोई ऑप्शन ना हो। इसीलिए मैं क्रिटिकल रीजनिंग में बार बार क्या बोलता हूं कि बेस्ट ऑप्शन जैसे सोचते हो वैसे लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन भी सोचना। कभी कभी आपका कंफ्यूजन का रीजन ये नहीं होता है कि आपके पास आपको समझ में नहीं आता है या आपको करना नहीं आता है, इसलिए होता है क्योंकि आपको लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन वाला जो तरीका है वो आपको समझ में नहीं आता है, राइट। We try and find out, rationalize the answer। क्या होता है कि जब हम आंसर देखते हैं फिर हम फिट करने की कोशिश करते हैं ये क्यों आंसर है, वो नहीं करना है। आपको पांचों ऑप्शन देखना है और देखना है कौन सा सबसे अच्छा है, मिल गया, वेरी गुड, राइट। कौन सा सबसे कम खराब है, मिल गया, तो भी वेरी गुड, राइट। ओके, सो दिस इज द सीक्रेट टू स्कोप इज इक्वल टू। अब आप लोगों का क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। अमित, सुपर क्लियर आर्यन? चलो वेरी गुड। चलो मैं अभी इसको एवरीवन कर रहा हूं, दोस्तों इसको, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन सब देख सके। ओके, बट यहां पे यू शुडंट बी स्पैमिंग, है ना? ठीक है, फिर मैं इसको बंद कर दूंगा। अब यहां पे स्कोप इक्वल टू हो गया। अच्छा अब यार हाँ, दिनेश का एक क्वेश्चन है वो मैं आंसर कर देता हूं, और अमित का भी एक क्वेश्चन है वो आंसर कर देता हूं पहले आगे बढ़ने से, क्योंकि एकदम क्लियर होना चाहिए। सर, इफ इन्फरेंस सेज ए बैट्समैन स्कोर 250s इन लास्ट 5 मैचेस, सो ही इज इन बैट फॉर्म, दिस विल स्टैंड ट्रू। अगर डेटा दिया गया है बैट्समैन स्कोर्ड ए, गुड फॉर्म का डेफिनेशन नहीं है, ही इज नॉट इन बैड फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं। गुड फॉर्म का अगर आप एकदम लॉजिकली वो उसको कर सकते हैं, नॉट इन बैड फॉर्म एकदम बोल सकते हैं। गुड फॉर्म ऑन द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि कम डेटा है ना ये, और थोड़ा सा डेटा हो जाता है और थोड़ा सा लिखा होता है, तो उसके ऊपर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ऑफ कंक्लूजन, धर्मेंद्र, दैट्स व्हाई इज अ न्यू एलिमेंट देयरफॉर इट इज नॉट इन कंक्लूजन। यस यस, थर्ड पॉइंट ऑफ कंक्लूजन। ओ, हिमांशु पूछ रहे हैं थर्ड पॉइंट ऑफ कंक्लूजन को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं। देखो दोस्तों, अगर आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो जो तीन चार स्टेटमेंट है वो अभी मैं हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें दिख भी जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, उसमें कोई प्रॉब्लम डिस्कस किया गया है, तो कंक्लूजन जो होगा वो कोई कोर्स ऑफ एक्शन भी हो सकता है या उस प्रॉब्लम को आगे एक्सप्लेन करते हुए भी जा सकता है। ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस है जो आपको याद रखना है। याद है, तो आप लोग हम लोग जब ग्रामर करते हैं तब हम एक्सेप्शन से नहीं करते हैं कि भाई ये तो रूल है, लेकिन ये एक्सेप्शन भी है। ये रूल है कि
सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन अगर वो सेकंड पर्सन वाला सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके लिए प्लूरल वर्ब आएगा। तो उस तरह का चीज है, एकदम वो लाइक टू लाइक नहीं हुआ बट सिमिलर। तो अगर इफ इट इज अ कोर्स ऑफ एक्शन, सॉरी, इफ इट इज अ प्रॉब्लम काइंड ऑफ स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में, देन दिस कैन बी द केस। क्लियर हिमांशु? ठीक, राइट। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलो एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए आप लोग। पहला 5 क्वेश्चंस एकदम उसी तरह से करेंगे कल जैसे किया था, बेसिक्स पहले, एंड देन आई विल मूव ऑन टू अ लिटिल मोर डिफिकल्ट, और फिर इन्फरेंस पे करेंगे। निखिल बोलता है कि सर स्कोप वाला चीज जो है बहुत यूजफुल है, सारे ऑप्शंस का स्कोप प्लीज बताइएगा। ठीक है निखिल, मैं बता दूंगा, ठीक है। I'll talk about the scope also, but you'll also get it, है ना निखिल? आप अगर सोचोगे तो वो आपको भी आता रहेगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है? डन बोल दो अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है दोस्तों। सॉरी। वो नो 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 कंक्लूजन, अमित अमित ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर कंक्लूजन इन्फरेंस में हम नेगेट वाला शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं यार। नेगेट वाला शॉर्टकट का तो प्रेमाइस ही था कि एजम्पशन बेस है, इसको तोड़ूंगा तो बेस को तोड़ूंगा बिल्डिंग अपने आप गिर जाएगा। तो उस वो प्रेमाइस तो कंक्लूजन इन्फरेंस में नहीं मैटर करता ना। इसका शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा, देखो ना, वो समरी जो है ना वो शॉर्टकट ही है, आपको मैं अब भी दिखाऊंगा। बिल्डअप केसेस शॉर्टकट ही है, प्रॉब्लम का एक्सटेंशन और समरी, ये दो शॉर्टकट है कंक्लूजन का। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। आंसर बताना है जैसे ही आ जाता है आपको। हम्म, निखिल का आंसर आया, अमित का आंसर आया। ठीक है आर्यन, वो कर दूंगा। अब इसका आंसर दो। तुहीन, राजेश, सायन, प्रतीक्षा, दिनेश। ठीक है, वी विल सी दिस। आ जाओ मैं स्क्रीन पे, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूं अभी। देखिए, इन अ वनडे क्रिकेट मैच the total runs made by a team were 200. Out of these 160 runs were made by spinners. ठीक, 80% of the team consists of spinners. Data inadequate, डेटा इनएडिक्वेट, जो डेटा दिया गया है उसके बाहर जाके हम कुछ अज्यूम करके कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ये तो पहला वो था, राइट। सो पहला वाला नहीं हो सकता है, इसमें कोई डाउट। ठीक, द ओपनिंग बैट्समैन वेर स्पिनर्स। न्यू वेरिएबल, न्यू वेरिएबल, वेरी गुड। न्यू एलिमेंट, निखिल ने बोला न्यू वेरिएबल, समझ में आ रहा है ना? न्यू वेरिएबल स्कोप से जैसे ही रिलेट कर रहे, इसका स्कोप दोस्त है कि उस टीम ने उस दिन 200 रन बनाए जिसमें से स्पिनर ने 160 रन बनाए हैं। ठीक है, तो इस पूरे स्कोप से तो ये दोनों बाहर हुए ना। और जैसे ही आपको दिख गया, यू कैन से दैट नाइदर नॉर वुड बी द आंसर, विच वन ऑप्शन? डी, डी ऑप्शन। तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। इज इट क्लियर दोस्तों? अब सबने ही सही आंसर दिया है मेरे हिसाब से। नाइदर, नॉर, फोर, नाइदर। अमित कंफ्यूजन क्यों था यार इसमें? ये तो बड़ा क्लियर था, मैंने बहुत आसान क्वेश्चन इसको दिया था। ये क्लियर है ना? अब क्लियर है अमित? अच्छा, पहली बात हिमांशु, एक क्वेश्चन में क्या कंक्लूजन हो सकता था इसमें मत जाओ, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम इन दैट क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें जो कंक्लूजन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि दोस्त एक चीज समझो और इसको लॉजिकली समझ लो,
एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें निकालना कभी पॉसिबल नहीं हो, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि डेटा लिमिटेड होता है, क्योंकि फ्रेम्ड वैसे होता है। बट जब आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज करते हो, तब आपको एक तो प्रैक्टिस ज्यादा होता है, एंड देन यू आर एबल टू सी द वे इट इज बीइंग अप्लाइड। ओ गिरीश, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, और पीछे का पार्ट जो है रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है, राइट। ओके, यहाँ पे इंटरैक्शन अब अभी जो होगा वो कर लो, और फिर पीछे का पार्ट जो है वहां पे देख लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 2। मैं हट जाता हूँ। चलो आता हूं मैं स्क्रीन पे। बोथ बोथ, अच्छा, ओनली टू, ठीक है। अब थोड़ा सोचो इस बात को। हाँ, अब देखो वो कोर्स ऑफ एक्शन वाला रूल कितना काम आता है, देखो। Government had spoiled many top-ranking financial institutions by appointing bureaucrats as directors of these institutions। ठीक है, तो भाई हमें हमेशा जो दिया गया है उसको सच मान के चलना पड़ता है। और इस स्टेटमेंट के मुताबिक गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी स्पॉइल्ड many top-ranking financial institutions by appointing bureaucrats as director of these institutions। तो दिस इज a negative thing। अब कंक्लूजन पे चलते हैं, नेचर ऑफ कंक्लूजन देखते हैं। गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एक्सपर्टीज ऑफ द पर्सन इन द एरिया ऑफ फाइनेंस। अब ये कोर्स ऑफ एक्शन टाइप स्टेटमेंट है, इजंट इट अ कोर्स ऑफ एक्शन टाइप स्टेटमेंट माय डियर फ्रेंड्स, राइट? ओके, नाउ इफ इट इज अ कोर्स ऑफ एक्शन टाइप स्टेटमेंट, क्या ये रेलेवेंट है, पहले ये देख लेते हैं। ये नेगेटिव है, डेफिनेटली नेगेटिव है। ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करना स्पॉइल किया है, ऑथर ने डायरेक्टली बोल दिया है। तो एनीथिंग दैट कैन सॉल्व इट कैन बी अ वैलिड कंक्लूजन, बिकॉज इट्स अ प्रॉब्लम, एंड कोर्स ऑफ एक्शन कैन बी अ वैलिड कंक्लूजन। सो इसको रख देंगे, राइट? सेकेंड, द डायरेक्टर of the financial institute should have expertise commensurate, commensurate means perfect or matching with the financial work carried out by the institute। तो जो इंस्टीट्यूट में फाइनेंशियल वर्क कैरिड आउट होता है, राइट, उससे मिलता जुलता कमेंसुरेट उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो अगर तुम नोटिस करोगे, इन अ डिफरेंट वे, दिस इज ऑल्सो अ कोर्स ऑफ एक्शन, राइट? और अगर हम ऑन अ जनरल लेवल देखें, इन दोनों कोर्स ऑफ एक्शन का जो मुद्दे की बात है वो सेम है, कि जो लोग रेलेवेंट है उनको लिया जाना चाहिए, तब स्पॉइल नहीं होगा। तो अगर ये हुआ तो ये भी होगा, ये हुआ तो ये भी होगा, बिकॉज दे हैव द सिमिलर नेचर। सो इस केस में बोथ होगा। बोथ शायद ई था ऑप्शन, तो ई ऑप्शन होगा, राइट? ओके, ई था ना? हाँ, बोथ ई है, और सी है आइदर और, ठीक है। बोथ क्लियर है दोस्तों? जिन्होंने भी बी सी ओनली 2 मार्क किया था, आर यू क्लियर नाउ? ठीक है, कोई डाउट नहीं है? ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो देख, क्वेश्चन नंबर 3 अब, हाँ, करो इसको। गुड राकेश, वेरी गुड। बाकी सब बहुत लोगों ने इसको सही भी किया था, पिछले वाले को, हिमांशु, तुहिन, प्रवीण, दिनेश, आर्यन,
सायन, गुड गुड गुड। चलो ये वाला करो, हाँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, फटाफट आ रहा है आंसर। वाह। देखो मैं आऊं स्क्रीन पे, चलो अब एक्सप्लेन करते हैं इसको। पॉपुलेशन इंक्रीज कपल्ड विथ डिप्लीटिंग रिसोर्सेज is going to be the adverse scenario of many developing countries in days to come। तो इसको समझते हैं पहले। पॉपुलेशन इंक्रीज कपल्ड विद डिप्लीटिंग रिसोर्सेस, दो वेरिएबल यूज किया गया है, पॉपुलेशन इंक्रीज एक और डिप्लीटिंग रिसोर्सेस इज गोइंग टू बी द एडवर्स सिनेरियो। ये कंक्लूजन टाइप हो गया ऑथर का कि ये खराब चीज है, नेगेटिव चीज है ऑफ मेनी डेवलपिंग कंट्रीज इन डेज टू कम। तो दोस्तों स्कोप क्या हो गया, ये स्कोप हो गया डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ये दोनों चीज डेज टू कम में एडवर्स सिनेरियो क्रिएट करने वाली है। अब हम देखें इसको, राइट। तो स्कोप क्लियर है, वेरिएबल क्लियर है और नेगेटिव नेचर क्लियर है। द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर। ये न्यू डेटा है, क्या ये हम लोग इन्फर कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास यहां स्टेटमेंट में इतना कुछ नहीं दिया गया है कि हम लोग इसको कर सकते हैं, तो हम इसको आउट ऑफ स्कोप या न्यू डेटा बोल के एलिमिनेट कर सकते हैं। यस और नो, राइट। नेक्स्ट, इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड इट्स पीपल विथ नेसेसरी फैसिलिटीज। अब देखो, इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, तो स्कोप सेम है, गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज स्कोप सेम है, टू प्रोवाइड इट्स पीपल विथ नेसेसरी फैसिलिटीज। अब ये क्या है, याद है तीसरे वाले का एक तो था कोर्स ऑफ एक्शन या प्रॉब्लम का नेक्स्ट पार्ट, प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन, प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन या प्रॉब्लम का नेक्स्ट पार्ट, राइट। तो वो यही है ना। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से क्या हम ये इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये एडवर्स सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, क्या हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट्स के लिए, क्योंकि एडवर्स सिनेरियो होगा तो गवर्नमेंट्स के लिए एडवर्स सिनेरियो माइट बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड पीपल विद नेसेसरी फैसिलिटीज। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिप्लीटिंग रिसोर्सेज है, दोनों वेरिएबल को नोटिस करो, पॉपुलेशन बढ़ना, रिसोर्स कम होना, तो दोनों को जोड़ते हैं तो इसी पे तो आते हैं, ऑटोमेटिक नेचुरल कंक्लूजन की तरफ, राइट। ओके, सो दिस इज देयरफॉर आवर आंसर, ओनली टू। और आप सबने सही किया, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, वेरी गुड, सबने सही किया। ये यही मैं बोल रहा था ना कि जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, तब क्लैरिटी की जो कन्विक्शन है वो देखना कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 4 करें। अच्छा, एक क्वेरी है वो मैं देख लूं पहले। राजेश, हम लोग ना आइदर और तब होता है जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, बोथ के केस में नहीं होता है, मतलब एक होगा तो दूसरा हो नहीं सकता। नॉर्मली ये आप लोगों ने सिलॉजिज्म के केस में देखा होगा कि या तो कुछ होंगे या तो कोई भी नहीं होता है, ठीक है। कंक्लूजन इस तरह के केसेस में एकदम होता है, लेकिन वो केस यहां पे है नहीं। हम लोग जब ये सिलॉजिज्म इनइक्वालिटी में वह इसमें इसमें ज्यादा ये मिलता है। आपके पैराग्राफ बेस्ड कंक्लूजन क्वेश्चन में इधर और होने के चांसेस कम है, लेकिन क्योंकि आपने बोला है जिस दिन हम लोग सारे आर्गुमेंट जब हो जाएंगे, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग हो जाएगा, मैं एक प्रैक्टिस क्लास रखने वाला हूं सारे आर्गुमेंट बेस्ड रीजनिंग का, क्वेश्चन का। उस दिन मैं एक रखूंगा इधर और वाला, ठीक है, वो क्योंकि क्रिएट करके आप लोगों को समझाने के लिए एक रखूंगा मैं, ठीक है। ठीक है शायन, मैं स्कोप वाला कर दूंगा।
ये कौन सा वाला, 4 वाला ना? एक्सक्यूज मी, हाँ सॉरी सो। करो इसको। अच्छा, इसका आंसर आया है, देखें। 2 1 बोथ, 2 बोथ। चल देखते हैं। Wind is an inexhaustible source of energy and an aerogenerator can convert it into electricity. ठीक है। ये एक डेटा दिया है, एक डेटा पॉइंट दिया हुआ है। द सर्वे शोज दैट, कोई सर्वे होगा, शोज दैट देर इज, यहाँ पे, देर इज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग विंड एज ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस एज ऑफ एवर इंक्रीजिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये रीजन है, ये डेटा को कोट किया गया है एज अ रीजन, एज अ स्ट्रेंथनिंग फैक्ट। ऑथर क्या बोलना चाहता है? ऑथर का कंक्लूजन क्या है कि विंड को हम एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज कर सकते हैं। और कॉन्टेक्स्ट को सेट करने के लिए, स्कोप ऑफ आर्ग्यूमेंट को सेट करने के लिए उन्होंने बोला है कि हमारी जो हमारी, एक तो स्कोप ऑफ आर्ग्यूमेंट का मेजर डिसाइडिंग फैक्टर है विंड, विंड एनर्जी है, एंड विंड से इलेक्ट्रिसिटी, विंड से पावर। और दूसरा है कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट को सेट कर दिया इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ जहां पे हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, वहां पे विंड कैन बी एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके लिए सपोर्ट के लिए इन्होंने डेटा दिया है, हमारा पहला सेंटेंस। ये हो गया एक छोटा सा माइंड मैप या समरी बोलो ऑफ दिस पैराग्राफ। एनर्जी बाय विंड इज कंपैरेटिवली ए लेस एक्सप्लोर्ड फील्ड। क्या मैं इस पार्ट से, द सर्वे शोज दैट देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग विंड एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। वास्ट पोटेंशियल है, क्या इससे मैं ये इन्फर नहीं कर सकता हूं? क्या ये एक पार्शियल समरी नहीं हुआ इस पार्ट का? बताओ मुझे। जिन्होंने इसको मार्क नहीं किया दोस्तों, यार ये क्या खराबी है इस पार्ट से? रीस्टेटमेंट नहीं है, ये लिखा नहीं हुआ है। इससे मुझे अपना दिमाग लगा के ये निकाल तो सकता हूं ना, ये गलत तो नहीं होगा ना? तो 1 में प्रॉब्लम क्या है? 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो प्रॉब्लम एक्सटेंशन बोल सकते हो इसको एक तरह से। द एनर्जी क्राइसिस कैन बी डेल्ट बाय एक्सप्लोरिंग मोर इन द फील्ड ऑफ एरो जनरेशन। अब क्योंकि विंड एनर्जी में हमें और फोकस करना चाहिए, ये क्लियर है डेटा में से। और डेटा में बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एरो जनरेटर की यूज होती है। तो हम इन 2 और 2 4 बना सकते हैं। ऑब्वियसली वो क्लियर क्लियर कट 2 और 2 4 नहीं है, इन दोनों को लिंक करके बोल सकते हैं कि आगे जाके हमें एरो जनरेशन की मदद लेनी चाहिए एनर्जी को, एनर्जी क्राइसिस को डील करने के लिए। ऑब्वियसली इससे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को ही हमारा मिलेगा, राइट? बट वो हो सकता है ये डेटा है, इस डेटा के ऊपर वो वैलिड है। दिस इज काइंड ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन, राइट? एकदम सही निखिल, वेरी गुड वेरी गुड। Yes, this is kind of a course of action. This is a partial summary or an extension of a problem, and this is a course of action. So both क्या था? E would be your answer. क्लियर? अगर क्लियर है CLR डालो। क्लियर, गुड। क्या बात, क्या बात। 1 सेकेंड ना, बोलो बोलो बोलो। अमित क्वेश्चन करो। एवर इंक्रीजिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट, हाँ क्राइसिस उस तरह से नहीं है। द एनर्जी क्राइसिस कैन बी डील्ड बाय, ओके यहाँ पे आपका थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा स्कोप में वहां पे आपको अलग दिखा था, इसीलिए डाउट। इट्स ओके, इट्स ओके। दैट्स अ वेरी वैलिड एंड रेलेवेंट पॉइंट कि सर यहाँ पे एवर इंक्रीजिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट से क्या हम एनर्जी क्राइसिस कंक्लूड कर सकते हैं, राइट? तो हल्का सा, इफ दैट इज योर डाउट, वेरी गुड डाउट। इसके वजह से अगर आपने सेकंड को मार्क नहीं किया तो वेरी गुड डाउट। बट द पॉइंट इज कि यहां पे द सर्वे शोज दैट देयर इज वास्ट पोटेंशियल फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कॉन्टेक्स्ट को सेटअप किया गया है ना, उससे ये पता चल रहा है कि एनर्जी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है और जो एनर्जी है वो इतना काफी नहीं है, वो इतना इनफ नहीं है। वो कॉन्टेक्स्ट सेटअप में तो इतना समझ में आ रहा है।
उसके लिए क्राइसिस माइट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट इट्स नॉट अ रॉन्ग वर्ड ऑल्सो, सीइंग द कॉन्टेक्स्ट। इसके वजह से हमने इसको ले लिया है, इसको मान लिया है। बट अगर आपका डाउट इस लाइन में था, वेरी गुड, राइट। आप अभी जो 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 क्या बोलते हैं इसको, फिनिसे के साथ आप सोचने लगे हो, राइट, दैट वुड गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन कमिंग डेज। ठीक है, बट हाँ, यहां पे हम लोगों ने क्राइसिस को क्यों एक्सेप्ट कर लिया, इन डिस्पाइट द फैक्ट that it is a little stronger with respect to the this part of the passage is the overall context which makes it clear that we do not have enough energy. ठीक है, right? हाँ, वो होगा, वो देखो हिमांशु, वो जो कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम होता है ना दोस्त, हिमांशु कह रहा है कि कॉम्प्रिहेंशन में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, एकदम सही। क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम होता है हमारे रीडिंग से। अपनी जनरल रीडिंग जितनी अच्छी होती है और रीडिंग के टेक्निक्स जो मैंने बताया वो अगर यूज करके करते हो तो कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेटली बढ़ता है, और वो थोड़ा सा टाइम लगा के ही आता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करें इसको। अमित, तुहिन, आप लोगों का क्राइसिस वाला क्वेश्चन डाउट मैंने क्लियर कर दिया। आप क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखिए और आंसर कीजिए। अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं दोस्तों, अलग अलग आंसर का रीजन क्या है? यू सी, यहां पे अच्छा, एक बार ध्यान से देखो, ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको। द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स, ये एक डेटा पॉइंट है, डीपी, पर हाउस होल्ड इज 5 in urban areas, whereas it is 7 in rural areas। ठीक है, राइट। तो रूरल एरियाज में 7 है, अर्बन एरियाज में सॉरी पर हाउस होल्ड, हाँ, अर्बन एरियाज में 5 है। तो अर्बन एरिया में ज्यादा है, रूरल एरिया में कम है। द नेशनल एवरेज इज 6। ठीक है, पर हाउस होल्ड कहा गया है, हर एक घर में एवरेज में अर्बन एरिया में 5 लोग रहते हैं और रूरल में 7 लोग रहते हैं। The population per unit area in the rural areas is higher than in the urban areas. The population per unit area in the rural areas is higher than in the urban areas. अब ये यहाँ पे यूनिट एरिया वाला पार्ट कहाँ पे आपको मिला? यूनिट एरिया वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट नहीं है जो कि आउटसाइड द स्कोप है। यूनिट एरिया, क्योंकि एक घर और या जो लोग होते हैं रूरल में, वो कितने में स्पेस्ड है, कितने स्क्वायर किलोमीटर में पेस्ट है, या कितने एरिया में स्पेस्ड है, इसके बारे में तो कोई भी डेटा नहीं है। ये तो डेटा इनएडिक्वेट है ना। तो अगर ये डेटा इनएडिक्वेट है, हाउ डू वी फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस? तो ये नहीं हो सकता है। तो 1 इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ये समझ में आया? टाइप इन यस, क्यों 1 आउटसाइड द स्कोप है? आप में से जिन लोगों ने भी 1 को मार्क किया था, अब क्लियर है 1 क्यों नहीं है। अब दूसरा वाला, राइट, अब दूसरा वाला, नॉर्मली मोर पर्सन may live in the same household in the rural areas as compared to those in the urban areas। इसमें ये डेटा एनफ है क्या? एवरेज नंबर ऑफ पर्सन पर हाउस होल्ड इज 5 अर्बन और 7 रूरल। सिर्फ इसके बेसिस पे नॉर्मली मोर पर्सन में लिव इन द सेम हाउस होल्ड इन द रूरल एरियाज एज कंपेयर टू दोज ऑफ अर्बन एरिया। ये तो समरी हो गया ना, ये तो समरी हो गया ना इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के उस पार्ट का।
तो ये तो हो ही सकता है, 2 तो हो ही सकता है, सो देयरफॉर ओनली 2, दैट इज बी इज योर आंसर। 1 क्यों नहीं है एक्सप्लेन किया, 2 क्यों है वो एक्सप्लेन किया। कोई भी डाउट है टाइप इन करो, कोई भी डाउट है टाइप इन करो, अगर क्लियर है यस। नहीं, एजम्पशन भी नहीं है, एजम्पशन ऑथर का नहीं है अमित, ऑथर का नहीं है, हाँ हमारा एजम्पशन बोल सकते हो, ठीक है, हमारा अजम्पशन बोल सकते हो, बट ऑथर का वो भी नहीं है इस केस में। सेम हाउस होल्ड, सेम हाउस होल्ड मतलब है कि एक हाउस में, एक हाउस में। सर पर यूनिट एरिया का मतलब नहीं समझ में आया, अच्छा अब क्लियर है सायन, ठीक, चलो वेरी गुड। अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे, अभी तक सब क्लियर था, नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन के लिए रेडी हो? हम्म ये एग्जैक्टली निखिल, एग्जैक्टली यही देखना है, यही देखना है और कुछ नहीं देखना है। सेम हाउस होल्ड, अर्बन वर्सेस रूरल की बात कर रहा है ना सेकंड वाला ऑप्शन आर्यन। सेम हाउस होल्ड में वो बेसिकली एवरेज का ही एक दूसरा तरीका हो गया ना बोलने का, कि मान लो मैंने कोई भी हाउस होल्ड ले लिया, डेटा दिया है एवरेज में हमारे पास ज्यादा लोग हैं रूरल में, एक हाउस में हाउस होल्ड एवरेज है 7, इसमें हाउस होल्ड एवरेज है 5। मैंने कोई भी अब हाउस होल्ड ले लिया, द चांसेस दैट रूरल का हाउस होल्ड में ज्यादा लोग होंगे अर्बन से, वो तो ज्यादा है ना, दैट्स हाउ वी कंक्लूड, दैट्स हाउ वी शुड कंक्लूड, है ना, तो इसलिए वो 2 वाला हो गया। और फ्रेमिंग पे भी बहुत ध्यान देना है, हाउस होल्ड एज फैमिली, राइट, हाउस होल्ड एज फैमिली, एक हाउस, इस तरह का चीज, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, शॉर्टकट, शॉर्टकट कंक्लूजन में, अच्छा देखो शॉर्टकट, पहली बात समरी के लिए आपको देखना है, इसमें शॉर्टकट ही यही है, एक तो समरी देखो, कोर्स ऑफ एक्शन देखो, या एक्सटेंशन ऑफ प्रॉब्लम देखो, ये 3 के बाहर और कुछ आ ही नहीं सकता है, बस खत्म, ये 3, ये 3 चेक करो, आ जाएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़ो, थोड़ा टाइम दो इस पे। राकेश और निखिल के आंसर आ गए हैं, प्रवीण का भी आ गया, बाकी लोग करें आंसर। इसमें मुझे सबका आंसर चाहिए, क्योंकि अगर सही हुआ तो भी आपको एक बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर सही हुआ तो भी बहुत क्लैरिटी आएगा आंसर के एक्सप्लेनेशन में, गलत हुआ तो आएगा ही आएगा।
ओके, तो बहुत सारे आंसर आए, अब देखते हैं। ज्यादातर डी और ई में डाउट है, कुछ लोगों का मुझे बी आ रहा है, आते हुए दिख रहा है आंसर। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, है ना। छोटा क्वेश्चन है, मतलब ये ना वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप क्वेश्चन है ये, राइट। बहुत सुलझे हुए लोग भी इसमें गलती कर बैठते हैं, क्योंकि मिस हो जाता है कुछ चीजें। मैं बता रहा हूं इसमें। A forest has many sandal trees as it has अशोका trees। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मेरे पास एक फॉरेस्ट है, उसमें आधे ट्रीज अशोका के हैं, आधे ट्रीज सैंडल के। 3/4 ऑफ द ट्रीज आर ओल्ड, वन एंड हाफ ऑफ द ट्रीज आर फ्लावरिंग स्टेज। अब यही ट्री है, मतलब मान लो यही ट्रीज है, ये दो हिस्सों में ऐसे बटा। इसका और एक क्लासिफिकेशन ये हुआ दोस्तों कि ये 3/4 ओल्ड है और 1/4 न्यू है और हाफ फ्लावरिंग है, हाफ नॉन फ्लावरिंग है। ठीक है, ये 3 डेटा सेट दिया हुआ है दोस्तों। यस आई एम, ऐसे ही वैसा टाइप क्वेश्चन। तो ये 3 डेटा पॉइंट दिया हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना दोस्त। अब हम लोग इसके ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ऑल अशोका ट्रीज आर एट फ्लावरिंग स्टेज। तो ये तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि जो आधे से आधा अशोका ट्रीज है वो सबके सब फ्लावरिंग स्टेज में है। कोई भी सैंडलवुड के ट्रीज जो है फ्लावरिंग स्टेज पे नहीं है। ये तो मेरा अजम्पशन हो जाएगा, ऑथर ने तो ऐसा डेटा दिया ही नहीं है। ऑथर ने सिर्फ ये 3 डेटा पॉइंट दिए हैं। इन्हीं के परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो हो सकता है उसको हमें देखना है। तो पहला वाला एलिमिनेट हो सकता है दोस्तों, राइट। दूसरा वाला, एटलीस्ट 1/2 ऑफ द अशोका ट्रीज आर ओल्ड। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट का मतलब हुआ कि मिनिमम आधे ट्रीज जो है अशोका वाले ओल्ड है, कम से कम, राइट अमित, कम से कम आधे ट्रीज जो है ओल्ड है। हो सकते हैं अशोका, मोर देन हाफ ऑफ अशोका ट्रीज आर ओल्ड। हो सकता है मोर देन हाफ ऑफ अशोका ट्रीज आर ओल्ड। लेस देन हाफ ऑफ अशोका ट्रीज आर ओल्ड तो हो ही नहीं सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द मोमेंट आई यूज द वर्ड एटलीस्ट, इट मीन्स मिनिमम half of Ashoka trees are old. Now, from the given set of 3 data points, can you infer that, can you conclude that without any shred of doubt, half of the trees of all trees are Ashoka trees? Very good. Now, 3/4 of all trees are old trees. So, what are the scenarios that can be? Let us check 2 extreme scenarios. Let us check 2 extreme scenarios. Out of the 3/4 old trees, 2 extreme scenarios are half of the trees are Ashoka and 1/4 of the trees are sandal, or vice versa, half of the trees are sandals and 1/4 are Ashoka. ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहां पे 2 केसेस आर पॉसिबल एक्सट्रीम के, बाकी सब केसेस इसी के बीच में होंगे। सो द नंबर ऑफ सो हाफ ऑफ द ऑल्टरीज, तो हमारे एक्सट्रीम केसेस जो हो सकता है, ये एक्सट्रीम केसेस जो हो सकते हैं उसमें हमारा बोल रहे हैं कि एटलीस्ट आपका सारे ट्रीज में से 1/4, जो कि अशोका ट्रीज में से हाफ है, वो एटलीस्ट हो सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 3/4 ओल्ड है, उसमें से आधे सारे के सारे जो है आपके वो है क्या कहते हैं, सैंडल वुड के ओल्ड है, राइट। तो आपका जो बाकी बचा 1/4 है, ठीक है, सॉरी बाकी बचा जो वो है, एटलीस्ट 1/2 ऑफ द अशोका ट्रीज, वो तो ओल्ड होंगे ही होंगे। ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहा है कि उससे नीचे अशोका ट्रीज जो है ओल्ड नहीं हो सकते हैं। तो
मैक्सिमम केस क्या हो सकता है, सारे सैंडलवुड, सारे सैंडल के ट्रीज जो है आपके ओल्ड है, सारे सैंडल के ट्रीज विच इज हाफ ऑफ द ट्रीज, और 1/4 ऑफ द ट्रीज बच गया है जो कि ओल्ड है अभी, इसमें से ऑब्वियस सी बात है अशोका ही होंगे जो कि आधा है। अब दूसरा केस क्या है, सारे अशोका ट्रीज ओल्ड है, ठीक है, सारे अशोका ट्रीज ओल्ड है, तो आधे ट्रीज ओल्ड हो गए, बाकी बचा कितने ओल्ड ट्रीज, 1/4, ये सबके सब जो है सैंडल होंगे, मतलब आधा सैंडलवुड ट्रीज है। तो क्या ये बोला जा सकता है, और बाकी सारे केसेस इसके बीच में होंगे, एटलीस्ट आधा या आधे से ज्यादा अशोका ट्रीज, अशोका ट्रीज, ठीक है, राइट, बोला जा सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या सोचते हो, क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो बताओ। बाकी ऑप्शन देखते हैं अगर क्लैरिटी नहीं आ रही। 1/2 ऑफ द सैंडल ट्रीज आर एट फ्लावरिंग स्टेज। तो दोस्तों अगर 1/2 हमारे फ्लावरिंग स्टेज में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आधे से कम सैंडलवुड के ट्रीज फ्लावरिंग स्टेज में है, मान लो एक सैंडलवुड ट्रीज फ्लावरिंग स्टेज में है और बाकी सब अशोका ट्रीज है, ये भी तो केस हो सकता है। तो उस केस में आई कैन नॉट से फॉर श्योरिटी ये वाला होगा, ठीक है, तो सी कैन बी एलिमिनेटेड, सी कैन बी डेफिनेटली एलिमिनेटेड, ए कैन बी डेफिनेटली एलिमिनेटेड। अब दिक्कत आता है एट मोस्ट 1/2 ऑफ द अशोका ट्रीज आर ओल्ड, ये दोनों पे लड़ाई हो सकती है। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा आधे अशोका ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा आधे अशोका ट्रीज ओल्ड है। अच्छा यहां पे ना ये बेसिकली अगर मैं यहां पे बोलूं, ये हाफ ट्रीज है, ये हाफ ट्रीज है, और ये अशोका वाले हैं, ये सैंडलवुड वाले हैं, ये हाफ ट्रीज है, ये अशोका वाले हैं, और सॉरी ये सैंडलवुड वाले हैं और ये अशोका वाले हैं, ठीक है, राइट। अगर मैं बोलूं यहां पे कि एट मोस्ट 1/2 ऑफ द अशोका ट्रीज, मतलब 1/4 ऑफ टोटल ट्रीज विच आर अशोका आर ओल्ड, तो क्या यह सही होगा, मतलब आधे से कम भी अशोका ट्रीज ओल्ड हो सकते हैं क्या, सोच के बताओ, बिटवीन बी एंड डी कौन सा होना चाहिए। आधे से कम अशोका ट्रीज ओल्ड हो सकते हैं, 3/4 ओल्ड है, 1/4 1/4 1/4, ठीक है, 3/4 ओल्ड है। इसमें मिनिमम मिनिमम अशोका ट्रीज ओल्ड कब हो सकते हैं, जब सारे के सारे सैंडलवुड ट्रीज ओल्ड है, ठीक है, सारे के सारे से एक भी कम हुआ तो वो मिनिमम अशोका ट्रीज नहीं होगा, अशोका ट्रीज के मिनिमम से ज्यादा होगा। तो मिनिमम अशोका ट्रीज कितने ओल्ड हो सकते हैं, हाफ ऑफ अशोका ट्रीज और 1/4 ऑफ टोटल ट्रीज, राइट, ओके, ठीक है। तो बी और डी में कौन सा आंसर होना चाहिए, सोच के, बहुत सोच के बताओ। मैं एक वाइट उस पे इसको एक्सप्लेन करता हूं, वाइट, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, राइट, ओके, ठीक, अच्छा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है निखिल, 2x करके देख लेते हैं, टोटल ट्रीज 4x हो गया, ठीक है, 2x अशोका और सैंडलवुड 2x, ठीक, राइट। अब आपके डेटा पॉइंट्स क्या क्या है, और एक डेटा पॉइंट है ओल्ड 3x, न्यू, नहीं, ओल्ड और न्यू को अलग से डालते हैं, न्यू को x, फ्लावरिंग नॉट फ्लावरिंग 2x 2x, ये तीनों हमारे पास है, ठीक है, 100 भी ले सकते हो, जो भी ले सकते हो, ये तीनों हमारे पास है। अब अगर हम
ओल्ड और न्यू वाले केस को देखते हैं, क्योंकि ओल्ड और न्यू केस में भी हमें वो है। अच्छा, 2x से ज्यादा कोई भी ट्री 2x से ज्यादा तो ओल्ड नहीं हो सकता है ना? 2x से ज्यादा ओल्ड हो सकता है क्या? 2x से ज्यादा ओल्ड नहीं हो सकता है। तो एक केस होगा कि अशोका 2x ओल्ड है, राइट, ओके, और सैंडलवुड x ओल्ड है। एक केस होगा कि अशोका x ओल्ड है और सैंडलवुड 2x ओल्ड है। अच्छा, एक बात बताओ, x से कम ओल्ड हो सकता है कोई ट्री? एक्सट्रीम, एकदम अमित, एक्सट्रीम केस से ही तो मेरा मिडिल केस होगा। अब मैं मिडिल केस बता रहा हूं। x से कम ओल्ड ट्रीज कोई भी एक टाइप का हो सकता है कि नहीं, बताओ? x से कम कोई भी एक ट्री ओल्ड टाइप का हो सकता है कि नहीं, बताओ? क्योंकि अगर एक टाइप अशोका ही मान लेते x से कम है, तो आपका सैंडलवुड तो 2x से ज्यादा होना पड़ेगा। आपके पूरे फॉरेस्ट में वुड है ही कितना सैंडलवुड? 2x। तो वो तो हो ही नहीं सकता है। तो बेसिकली द रेंज ऑफ, यस, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, द रेंज ऑफ ओल्ड ट्री ऑफ एनी टाइप is x to 2x, whether it is Ashoka or sandalwood, x to 2x, whether it is Ashoka or sandalwood, right? It cannot be below x, it can never be below x. यहां तक किसी को डाउट? क्लियर अभी तक? दोस्तों, मैंने जो भी बोला उसमें अभी तक कोई डाउट है? क्लियर? हिमांशु क्लियर? बाकी लोग? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, बट ये आपके दिमाग को बहुत खोल देगा, बिकॉज इसमें मैंने एक स्ट्रक्चर यूज किया है जो अंदर घुसा देते हैं लोग पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में और हमें कंफ्यूज कर देते हैं। आज के बाद वो कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग एक बार वापस देखें। दो ही सेंटेंस हमारे लिए मैटर करती है। तो हमारा अशोका भी ओल्ड x to 2x हो सकता है, सैंडलवुड भी x to 2x हो सकता है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को देखिए। एटलीस्ट 1/2 ऑफ अशोका ट्रीज आर ओल्ड, एटलीस्ट, उससे ज्यादा हो सकता है, एटलीस्ट 1/2, एटमोस्ट 1/2 ऑफ अशोका ट्रीज आर ओल्ड। एटमोस्ट मतलब अशोका ट्रीज जितने हैं उसके आधे से कम हो सकता है या उससे आधा, ज्यादा से ज्यादा, मतलब x और लेस देन x, दिस मींस लेस देन इक्वल टू x, दिस मींस मोर देन इक्वल टू x। बताओ आंसर कौन सा दूं? आप लोग बताओ। मोर देन इक्वल टू एक्स, टू टिल 2x, बट हमारा प्रॉब्लम वो नहीं है। हमारा एटलीस्ट 1/2 ऑफ द अशोका ट्रीज बोला है, एटलीस्ट 1/2 ऑफ द ट्रीज नहीं बोला है, एटलीस्ट 1/2 ऑफ द अशोका ट्रीज। अच्छा, अशोका ट्रीज कौन से हैं? 2x, 2x, ठीक है? तो एटलीस्ट 1/2 ऑफ द अशोका ट्रीज इज x, राइट? हमने अभी देखा रेंज ऑफ आर ओल्ड ट्रीज इज x to 2x। तो एटलीस्ट में आया ना, ये एटमोस्ट थोड़ी ना हुआ। द होल पॉइंट इज एटमोस्ट कौन सा है और एटलीस्ट कौन सा है। एटमोस्ट मतलब हुआ लेस देन इक्वल टू एक्स, एटलीस्ट मतलब हुआ मोर देन इक्वल टू एक्स। हमने अभी जो पूरा पैनल बनाया उसमें तो हमें x to 2x दिखा ना। तो वो एटलीस्ट वाला केस होगा या एटमोस्ट वाला केस होगा, आप बताओ मुझे। सायन, टेल मी व्हाई यू थिंक डी। Himanshu, it can be 2x also, but how does that come in between B and D? दोस्तों, B और D के बीच में कैसे आ रहा है वो? एटलीस्ट, सायन और हिमांशु, क्या दिक्कत है? आई एम टेकिंग मोर टाइम इन दिस, आई नो, बट दिस एटलीस्ट और एट मोर, एटमोस्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाफ हाफ नंबर ऑफ ट्री नहीं दो सायन, हाफ नंबर ऑफ अशोका ट्रीज। अभी तो हमने जब व्हाइट स्क्रीन में क्या किया कि तेरा अशोका ट्री जो है ना, तो वो एक्स, मिनिमम तो एक्स होगा ही ना। ओल्ड ओल्ड ट्रीज में मिनिमम तो एक्स होगा ही ना, राइट?
और मैक्सिमम 2x हो सकता है। वो जो मिनिमम x है, जो मिनिमम x है, वो आपका अशोका ट्री क्योंकि 2x है, उसका तो आधा ही हुआ ना, उससे कम तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर x से कम हुआ, एटमोस्ट मतलब x से कम भी हो सकता है, एटमोस्ट मतलब x से कम भी हो सकता है। अगर दोस्त x से कम हुआ तो क्या होता है, 2x से ज्यादा हो गया तेरा क्या बोलते हैं, सैंडलवुड ट्रीज, वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं ना, क्योंकि सैंडलवुड और अशोका ट्रीज तो सेम है। राइट, राइट सैन। ठीक। हाँ उधर हाफ अरे वो तीनों को मैंने एक साथ किया ना, हाफ है ना उधर। ठीक। चलो, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। करो इसको, मैं स्क्रीन से बात। यार सब जगह पे होता है, डीआई में होता है। क्वांट के डायरेक्ट नंबर्स को छोड़ दो तो क्वांट के वर्ड प्रॉब्लम में भी सीआर घुसा सकते हैं हम लोग। हम लोग लैंग्वेज वाले सीआर को ज्यादा यूज करेंगे, बट वैसे तो सब में हो सकता है ना दोस्त, सोच के देखो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे जीमैट, वो सीआर और डेटा इंटरप्रिटेशन मिक्स करके ही क्वेश्चन देते हैं, एक नया सेक्शन ही उन लोगों ने डाला है। उतने लेवल तक तो आपको लोगों को नहीं चाहिए, बट इस लेवल तक आपको होना जरूरी है। 4 का आंसर आ गया। सेफ आंसर है, ई। नहीं, ई आंसर नहीं है, सोचो, चारों में से ये आंसर। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ई मार्क कर दो, हाँ।
चलो मैं इसको कर रहा, ठीक है। Recent estimates predict that between 2015 to 2030, the greatest increase in the number of people employed will be in the category of low paying service occupations. ठीक है, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड ये कहां बढ़ेगा दोस्त? लो पेइंग सर्विस ऑक्यूपेशंस पे बढ़ेगा, है ना। लो पेइंग जो सर्विस ऑक्यूपेशन है, नंबर ऑफ पीपल बढ़ेगा। This category, however, will not increase its share of total employment. Okay. Whereas the category of high paying service occupation will increase its share of total employment. ठीक है, मान लेते हैं दो से ज्यादा है, क्योंकि हमें बताया तो नहीं गया है ना, तो दो से ज्यादा है। दो अगर मानेंगे तो थोड़ा सा अलग होगा, दो या दो से ज्यादा जो भी है। लो पेइंग मान लेते हैं, मीडियम पेइंग और हाई पेइंग सर्विसेज, ठीक है। ये तीन तरह के ऑक्यूपेशन है, मान लेते हैं थोड़े देर के लिए। हम लो और हाई भी मान सकते थे, लो और हाई तो होगा ही होगा, एक और भी हो सकता है, मीडियम पेइंग भी मान सकते हैं उसको, उसको एक्स भी मान सकते हैं कि कुछ भी हो, राइट। बट लो और हाई से अलग है, मान लेते हैं। तो ये जो नंबर है लो पेइंग का एब्सोल्यूट नंबर, सबसे ज्यादा ये बढ़ेगा, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में ये तीनों मिला के मान लो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, ऑक्यूपेशन है, ये जो शेयर है परसेंटेज ऑफ लो पेइंग ऑफ द ओवरऑल ऑक्यूपेशन पीपल या ओवरऑल एम्प्लॉयड पीपल, वो नहीं बढ़ेगा, राइट। मुद्दे के तौर पे मान लो अगर ये, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, ये 100 से 20 हो गया, 120 हो गया तो 20 बढ़ा, राइट। ये 5 से 10 हो गया, राइट। और ये 20 से 30 हो गया, ओके। या ये 20 से 40 हो गया, या 20 से 35 हो गया, राइट। 5 बढ़ा, ये बढ़ा। तो आपका ये टोटल में से अगर हम लोग माने तो 20 से 30, 10 बढ़ा, यहां पे एब्सोल्यूट में ये बढ़ गया, परसेंटेज में देखना पड़ेगा, अभी परसेंटेज नहीं हम लोग जाते हैं। बट एक्चुअली एक ऐसा केस जहां पे लो पेइंग जॉब, इसको ना इधर लेते हैं, वहां पे लिखने की जगह ही नहीं है। लो पेइंग जॉब नंबर पे सबसे ज्यादा बढ़ा, बट परसेंटेज में या तो स्टेबल रहा या तो लेस हुआ, लेस देन इक्वल टू प्रीवियस। हाई पेइंग जॉब नंबर्स पे तो, एब्सोल्यूट नंबर्स पे इतना नहीं बढ़ा जितना लो पेइंग जॉब बढ़ा, राइट। तो एब्सोल्यूट नंबर्स ऑफ लो पेइंग जॉब इंक्रीज is more than absolute number of high paying job increase, ठीक है। but percentage of low paying job is less than current low paying job is less than equal to percentage of low paying job previous, जबकि percentage of high paying job current is more than equal to percentage of high paying job previous, ठीक है। यही है मतलब, नहीं मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूं, मैंने वो अज्यूमशन छोड़ ही दिया, वो मैं सोच रहा था कि नंबर के फॉर्म में दिखाऊं, बट वो हो नहीं रहा है उस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली वो नंबर्स मुझे सोचना पड़ेगा, तो उसको उसको हटा के हम लोग सोचते हैं। एब्सोल्यूट नंबर जो है लो पेइंग जॉब का ज्यादा इंक्रीज हुआ, बट परसेंटेज टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। यही बोल रहा है ना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड विल बी इन दिस कैटेगरी, बट द शेयर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल जॉब में जो शेयर है, मान लो वो 50% था, 60% था, वो वही रह गया या उससे कम हो गया। जबकि हाई पेइंग सर्विस का टोटल का अगर मान लो 10% था, 20% था, वो बढ़ गया है, राइट। अब ये कब होगा, ये कब होगा? इफ द एस्टिमेट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, इस डेटा में से। In 2015, more people were working in low-paying service occupation than were working in high-paying service occupation. अब देखो, एक को ध्यान से सोचना,
अच्छा सोचो सोचो, उल्टा करके देखते हैं, यहां पे उल्टा करके देख सकते हो क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन है। अगर हाई पेइंग जॉब आपका परसेंटेज में बढ़ा लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में कम बढ़ा, और लो पेइंग जॉब परसेंटेज में नहीं बढ़ा बट एब्सोल्यूट टर्म्स में ज्यादा बढ़ा, इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज तो सभी ने पढ़ा है ना, इतना बेसिक परसेंटेज तो आता है ना। इसका मतलब यह हुआ कि लो पेइंग जॉब का बेस हाई पेइंग जॉब के बेस से बड़ा था, तभी तो इसमें परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुआ, इसमें मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज हुआ। और कोई भी तरीका हो सकता है, ये तो बेसिक परसेंटेज है ना, राइट? ओके। और ये अगर मेरा बेस बढ़ा होता है तो सेम परसेंटेज कंट्रीब्यूशन में भी मैं ज्यादा ग्रोथ करता हूं। अगर मेरा परसेंट अमाउंट कम होता है, स्टार्टिंग वैल्यू बेस कम होता है, तो बड़ा परसेंटेज में भी हो सकता है मैं उससे कम एब्सोल्यूट वैल्यू पाऊं, राइट? ओके। अमित, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर भी यही है कि सर व्हाई आर यू अज्यूमिंग हाई पेइंग जॉब 5। मैं हाई पेइंग जॉब को लो इसलिए अज्यूम कर रहा था क्योंकि वो अज्यूम नहीं कर रहा था, मैं वो ले रहा था क्योंकि वो डायरेक्ट यहां पे दिया हुआ है, उससे वो कर रहा है। लेकिन मैंने फिर सोचा कि नंबर्स ना दिखा के यहां से इस तरह से देखे, परसेंटेज के फॉर्म में देखे, तो ये तो इन्फरेबल है ही है ना, ये तो इन्फरेबल है ही है ना, कंक्लूडेबल है ही है ना, क्योंकि ये केस बिना ए हुए हो ही नहीं सकता, बिना ए हुए ये हो ही नहीं सकता है। सही है। फिर भी बी सी डी सब देख लेंगे। इन 2030 मोर पीपल विल बी वर्किंग इन हाई पेइंग सर्विस ऑक्यूपेशन दैट विल बी वर्किंग इन लो पेइंग। नहीं, ये हो नहीं सकता क्योंकि मुझे पता है कि बेस ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इंक्रीज भी ज्यादा होगा, तो अभी भी टोटालिटी में लो पेइंग जॉब के लोग करने वाले ऑब्वियसली हाई पेइंग से ज्यादा होंगे, तो ये गलत है। नॉन सर्विस ऑक्यूपेशन विल अकाउंट फॉर द सेम शेयर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन 2015 एज इन 2030 आउटसाइड द स्कोप। Many of the people who were working in the low paying service occupation in 2015 will be working outside the scope। ये इसके लिए डेटा एडिक्वेट नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बी सी डी दोस्तों एलिमिनेट हो रहा है। डी कैसे आंसर हो सकता था आपका? बी आपका कैसे आंसर हो सकता था? ओनली ए कुड हैव बीन an आंसर, सो इसीलिए ए इज द आंसर। निखिल कह रहा है कि ए ही लग रहा था लेकिन दिमाग एरोप्लेन मोड पर चल गया था फोकस करते करते। हाँ, वो मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों का दिमाग अभी एरोप्लेन मोड में ही चला गया है, इसीलिए इसी को हम आज लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इन्फ्रेंस को हम कल स्टार्ट करेंगे, बिकॉज उसमें भी दिमाग बहुत लगेगा। तो इसलिए अब तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। जब आप सिर्फ क्वेश्चन करते हो और उस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करते हो, राइट, और उस क्वेश्चन स्पेसिफिक लॉजिक निकालते हो, और जब आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जाते हो, तो द अमाउंट ऑफ मेंटल कैपेसिटी जो इसमें लगता है वो कितना ज्यादा है। जो मैं बोलता हूं ना कि 10 दिन में मैं आपके दिमाग में 440 वोल्ट का झटका इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगा, वो इसलिए कि मुझे पता है कि इस प्रोसेस से जाओगे तो आपका दिमाग वैसे ही खुल जाएगा। दिनेश बोल रहा है कि 440 ही लग रहा है, राइट? इसीलिए इसीलिए तो है। क्यों मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने मुझे फॉलो किया, जो भी मेरे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपना डाउट सॉल्व कर रहा है, वो 10 दिन बाद जो है ना अपने आप को क्रिटिकल रीजनिंग सुपर पावर देखेंगे, राइट? वो इसीलिए है। क्रिटिकल रीजनिंग टू बी ऑनेस्ट बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकली। वो हु शेयर वाला पार्ट समझ नहीं आया था, अब क्लियर है, वेरी गुड। हाँ अमित, बाई फार क्वेश्चन नंबर 7 वाज इजियर। देखो छोटे वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा तंग किए, उसका रीजन ये भी था कि आप ना लगाते लगाते आपका दिमाग भी चलने लगा था। क्वेश्चन नंबर 7 तक अगर आपका फेटिग नहीं आया होता तो ये सारे लोग इसको सही करते। क्यों? क्यों? क्योंकि आपका दिमाग स्टार्ट होने लगा। चलो, एक बार साइंस बोल रहा है तो स्कोप वाला बता देता हूं। स्कोप वाला बात ये है दोस्त, देख, स्कोप का मतलब क्या है? एक एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में वेरिएबल्स होते हैं
और उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। ये मैं अलग अलग तरीके से एक एक स्टेटमेंट में मैंने दिखाया भी, कहीं पे कॉन्टेक्स्ट कहीं पे वेरिएबल, ये दोनों मिला के स्कोप होता है। ठीक है, अब ये जो स्कोप है, वेरिएबल और कॉन्टेक्स्ट मिला के जो स्कोप है, तो ये दोनों को सेम रखते हुए जो ऑप्शंस है वो इक्वल स्कोप के हैं। वो ऑप्शन जो है इक्वल स्कोप के हैं। इन दोनों से किसी में भी एक आगे निकल जाता है तो वो स्कोप को थोड़ा सा चेंज करता है। अब आपको देखना है वो आगे निकल रहा है, वो अलग स्कोप यूज कर रहा है। अगर अलग है इरेलीवेंट है कंक्लूजन के मामले में, अगर आगे निकल रहा है तो वो एक्सटेंशन ऑफ प्रॉब्लम है। राइट, आगे निकल रहा है, अलग यूज कर रहा है लेकिन एज ए सोल्यूशन यूज कर रहा है, तो वो रेलेवेंट है तो कोर्स ऑफ एक्शन होगा फिर। राइट, तो ये है स्कोप। वेरिएबल क्या यूज किया है, कॉन्टेक्स्ट का यूज किया है, यही है स्कोप का दोनों का पार्ट। ये मैंने बीच बीच में बताया भी था ना, वही था वही था। राइट, ठीक, चलो बढ़िया है। चले फिर आज, आज के लिए इतना ही। समझ आया? चलो मस्त। अब तो 10 दिन बाद है ना, आप लोगों को लगेगा कि आसपास के लोग ना बहुत बेवकूफ है। लेकिन जो है ना, ये जो मेरे से सीख के जाओगे ना, ये ना दुनिया काम में यूज करो, लेकिन आसपास के लोगों के साथ मत यूज करो। क्योंकि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होता है कि आसपास के लोग अपने बायसनेस में इतने जुड़े होते हैं कि उनको वो बायसनेस तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको लगेगा कि यार इतना तो क्लियर है, इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। इवन डे टू डे लाइफ इश्यूज में वो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि उनकी उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी सोच में इतनी क्लैरिटी नहीं आया है ना। अमित, फॉर वन क्वेश्चन हाउ मच टाइम शुड बी इन्वेस्ट? ओके, एक क्वेश्चन में अमित, हाँ राकेश, मैं पीडीएफ दूंगा लेकिन कल के क्लास के बाद दूंगा। मैं पक्का पीडीएफ दूंगा। मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने कल भी बोला था, क्लास में आप लिखो पीडीएफ देता हूं तो पहली की क्या काम क्या हो जाता है ना, कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा। पर तुम लोगों को दिख रहा है ना कि इसमें खुद का जो नोट्स है, जो सीख रहे हो वो जो लिखना है, उसका पीडीएफ से कितना ज्यादा यूज है, वो मैं चाहता हूं आप लोग करो। क्योंकि वो कर लिया ना, आप अपने भाषा में अपना अंडरस्टैंडिंग लिखोगे। राइट। हिमांशु, वो तो टाइम लगेगा ना दोस्त। हाँ मैं सोच रहा हूँ आर्यन। ठीक है, कल 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 देखते हैं, बना के मैं शेयर करता हूँ। और हाँ, आर्यन ने अमित ने एक पूछा था कि कितना टाइम देना चाहिए क्रिटिकल रीजनिंग में। ये 10 दिन दे दो, इसमें कितना टाइम दे लग रहा है देखो मत। बट इस 10 दिन के बाद कोई भी क्वेश्चन पैराग्राफ वाले 1.5 से 2 मिनट में हो रहे तो करना है, नहीं तो आगे बढ़ जाना है। ठीक है, 2 मिनट के आसपास आप लोग करने लग जाओगे। और अगर टाइम है आपको लगता है तो 2 से 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा आप लोगों को, वो दिख ही जाएगा आपको अपने हिसाब से। चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय, 6:30 बजे शाम को मिलते हैं। बाय बाय बाय, थैंक यू।